नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल स्टडी एरा पे। आज हम लोग अपने इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। पार्ट 6 तक हम लोगों ने देख लिया था और मैंने इसे अपलोड कर दिया है। अगर आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, मैंने इसे YouTube पे अपलोड कर दिया है। तो आइए आज हम देखते हैं अपने इंडियन ज्योग्राफी का भाग 7। आज हम देखते हैं अपने इंडियन ज्योग्राफी का भाग 7। इसमें आज हम लोग देखेंगे उत्तरी भारत का विशाल मैदान। उत्तरी भारत का विशाल मैदान। ठीक है, उत्तरी भारत का विशाल मैदान, इसे हम लोग नॉर्दर्न प्लेन बोलते हैं। ठीक है, इसे हम लोग नॉर्दर्न प्लेन बोलते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, पिछले वीडियोस में मैंने हिमालय क्षेत्र को नॉर्दर्न प्लेन बोल दिया था। वाइल स्पीकिंग के दौरान मुझसे नॉर्दर्न प्लेन मैंने बोल दिया था। आप उसे करेक्ट कर लेंगे और नॉर्दर्न माउंटेन पढ़ेंगे। ठीक है, वो नॉर्दर्न प्लेन नहीं है। नॉर्दर्न प्लेन ये है उत्तर भारत का विशाल मैदान। ठीक है, तो आइए सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। तो उत्तर भारत का विशाल मैदान में क्या होता है कि जो हिमालय से जो नदियां निकलती हैं, ठीक है, जैसे हिमालय से जो भी नदियां निकलती हैं, ठीक है, हिमालय से जो भी नदियां निकलती हैं, हिमालय से जो नदियां निकलती हैं और कौन कौन सी निकलती हैं, तो वो गंगा नदी, यमुना नदी, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ये जो नदियां निकलती हैं ये अपने साथ अपने साथ जलोढ़ मिट्टी लेकर निकलती हैं। जलोढ़ मिट्टी लेकर आती है। ठीक है, और लेकर आने के कारण ये जो जलोढ़ मिट्टी आती है, इसके कारण यहाँ का जो मैदानी क्षेत्र है वो उपजाऊ क्षेत्र होता है। ठीक है, अपने साथ लेकर आती हैं। यह मैदानी क्षेत्र उपजाऊ मैदानी क्षेत्र है। ठीक है, जो भी अपने साथ मिट्टी, ये जब नदियां निकलती हैं तो अपने साथ जलोढ़ मिट्टी लेकर निकलती हैं और यह जो मैदानी क्षेत्र है यह उपजाऊ क्षेत्र है। तो आइए इसके बारे में और भी जानते हैं हम लोग। इस उत्तरी भारत के बारे में और भी जानते हैं। इसका जो निर्माण काल प्लीस्टोसीन से होलोसीन के बीच में हुआ है। इसकी अगर आकृति की बात करें, इसकी आकृति जो है धनुषाकार की आकृति है। इसकी आकृति कैसी है, तो धनुषाकार की आकृति है। इसके अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो 7.5 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, 7.5 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। अगर हम इसके लंबाई की बात करें, तो इसकी लंबाई 3200 किलोमीटर है। अगर इसके ऊंचाई की बात करते हैं, अगर हम बात करें तो ये कम ऊंचा वाला प्रदेश है। यहाँ पे ऊंचाई ज्यादा नहीं है, यह कम ऊंचा प्रदेश है। लेकिन इसे हम एक वैल्यू में अगर देना चाहे तो लगभग 50 से 300 मीटर तक की इसकी ऊंचाई रहती है। ठीक है, अगर हम इसके अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं उसको अगर हम देखें
इसके अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं, अगर हम उसे देखें, कौन कौन से राज्य आते हैं, अगर हम उसके बारे में देखें तो इसके अंतर्गत पंजाब आता है, हरियाणा आता है, राजस्थान आता है। लेकिन राजस्थान जो आता है इसका आधा भाग आता है, राजस्थान का आधा भाग आता है। और कौन सा भाग आता है, तो पूर्वी वाला भाग आता है। जब हम लोग ये राजस्थान का हिस्सा जो है, ये राजस्थान का हिस्सा है, ठीक है, राजस्थान का हिस्सा है। अगर हम लोग जब मानसून पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि जो राजस्थान का जो आधा वाला हिस्सा है, इसके बाईं तरफ वाला जो हिस्सा है ये रेगिस्तानी हिस्सा रहता है, ये रेगिस्तान वाला हिस्सा रहता है। जबकि ये हिस्सा हमारा यहाँ पे वर्षा होती है, जबकि यहाँ पर वर्षा नहीं होती है। जब मानसून वाले रीजन में जब हम लोग पढ़ेंगे तब वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि क्या ऐसा कारण है जिसके कारण यहाँ भी बाईं तरफ वाला जो हिस्सा है यहाँ पे वर्षा नहीं। तो ये जो रीजन है आधा वाला भाग पूर्वी वाला, ये मैं इसी पूर्वी भाग की बात कर रहा हूँ, ये वाला हिस्सा, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं, आगे हम लोग देख लेते हैं उत्तर प्रदेश है, ठीक है। बिहार वाला क्षेत्र है, पश्चिम बंगाल है और असम है। ये सारे क्षेत्र जो है उत्तर भारत के विशाल मैदान के क्षेत्र में आते हैं, जहाँ पे उपजाऊ जमीन है, उपजाऊ मैदान है, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं, इसके संरचना की दृष्टि से इसे 4 भागों में बांटा गया है। संरचना की दृष्टि से इसे 4 भागों में बांटा गया है, इसे 4 भागों में बांटा गया है। पहला जो हिस्सा है वो कौन सा है, पहला जो भाग है वो है भावर, दूसरा जो है वो है तराई, दूसरा कौन सा है, तराई है। और तीसरा वाला जो हिस्सा है वो है बांगर, और चौथा जो हिस्सा है वो है खादर। क्या होता है कि जब हिमालय से जो नदियां निकल कर आती हैं तो अपने साथ बड़े बड़े कंकड़ पत्थर लेकर चलती हैं। उनका बहाव काफी तेज होता है, क्योंकि वो हिमालय से आती हैं, तो उनका जो बहाव होता है, उनके बहाव में काफी गति होती है। तो क्या होता है कि वो अपने साथ बड़े बड़े कंकड़ पत्थर लेकर निकलती है। और एक ऐसा समय आता है जब ये कंकड़ पत्थर का जमाव हो जाता है, जिसके कारण नदियां जो है यहाँ पे विलुप्त सी होने लगती हैं, नदियां विलुप्त हो जाती हैं और इनके नीचे से थोड़ा बहुत पानी निकलता है, ठीक है। यहाँ पे नदियां विलुप्त हो जाती है। तो यही जो रीजन है, ये रीजन हमारा भावर कहलाता है, यही जो रीजन है ये रीजन हमारा भावर कहलाता है। और ये नदियां जब आगे चलती हैं और मैदानी क्षेत्रों में पहुंचती है, ठीक है, ये नदियां जब आगे चलती हैं और मैदानी क्षेत्रों में पहुंचती है तो वहां पे क्या होता है कि दलदली भूमि हो जाती है, जल जमाव के कारण दलदली भूमि हो जाती है। तो ये जो हिस्सा है ये हमारा तराई वाला हिस्सा है। और जब इससे आगे चलेंगे तो बांगर आएगा और खादर जो है, खादर इसके बाद आता है, सबसे लास्ट में खादर आता है। तो 1 बाय 1 करके एक एक करके हम लोग इन चारों को देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। कुछ पॉइंट्स मैं लिख देता हूं इन चारों के लिए, ताकि हमें ये चीजें याद रहें और समझने में हमें आसानी रहे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं भावर वाला हिस्सा, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो मध्यवर्ती मैदान के उत्तरी भाग
भाग में ये जो भावर का हिस्सा है शिवालिक से सटा हुआ है, शिवालिक से सटा हुआ है, सटा हुआ है। अपने साथ कंकड़ पत्थर लेकर आने के कारण अपने साथ कंकड़ पत्थर, मोटे कंकड़ पत्थर लेकर आती हैं, जिसके कारण नदियां विलुप्त हो जाती हैं, विलुप्त हो जाती है। तो ये 2 पॉइंट हमें भावर के लिए याद रखना चाहिए। और इसके पहले भी मैंने आपको बता दिया है कि भावर कौन सा क्षेत्र है जहाँ पे मोटे मोटे कंकड़ पत्थर का जमाव हो जाता है, जिसके कारण नदियां विलुप्त हो जाती हैं। ठीक है, अब हम लोग अपना दूसरे वाले हिस्से में आ जाते हैं, तराई वाला हिस्सा, जहाँ पे क्या होता है, जल जमाव के कारण दलदली भूमि हो जाती है, और वह जो दलदली भूमि है वो मैदानी क्षेत्र बन जाता है, फसल उपजाने के लिए काफी अच्छा होता है। और यहाँ का जो मुख्य फसल है वो चावल और जूट है। आइए हम लोग देख लेते हैं तराई वाला हिस्सा क्या है। सॉरी, तो यहाँ पे क्या है कि भावर के जो दक्षिण है वहां पर नदियां इस क्षेत्र में दिखने लगती हैं, नदियां इस क्षेत्र में दिखने लगती हैं, क्योंकि मोटे मोटे कंकड़ पत्थर के जमाव के कारण वहां पे नदियां विलुप्त सी हो जाती हैं। और आगे चल के जो भावर का जो दक्षिण वाला हिस्सा होता है वहां से जो नदियां हैं वो दिखने लगती हैं, वहां से नदियां दिखने लगती हैं। जल जमाव के कारण दलदली भूमि की संरचना हो जाती है, दलदली भूमि के कारण जल जमाव के कारण दलदली भूमि की संरचना हो जाती है। चावल और जूट यहाँ की मुख्य फसल है, मुख्य फसल है। सॉरी, तो चावल और जूट यहाँ की मुख्य फसल है, क्योंकि यहाँ पे जल जमाव होता है जिसके कारण दलदली भूमि हो जाती है। दलदली भूमि जो है काफी मात्रा में होती है, क्योंकि वहाँ पे जल जमाव जो होता है बहुत अधिक होता है। ठीक है, यह यूपी और बिहार वाले क्षेत्र में आते हैं, यूपी और बिहार वाले क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, बिहार वाले क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग देख लेते हैं जो है बांगर वाला हिस्सा। कुछ पॉइंट्स 2-3 पॉइंट्स मैंने इसमें रखा है जो कि काफी महत्वपूर्ण है, इसे ही हम लोग ध्यान में रखेंगे। अब हमारा जो तीसरा है वो है बांगर वाला हिस्सा। इसमें क्या होता है कि सिंधु और ऊपरी गंगा के मैदान वाला क्षेत्र है। सिंधु और ऊपरी गंगा वाला क्षेत्र है। सिंधु और ऊपरी गंगा के मैदान वाला क्षेत्र, ऊपरी गंगा के मैदान वाला क्षेत्र है। ठीक है, और क्या है कि प्राचीन जलोढ़ निर्मित मैदान है, ये पहले से ही जलोढ़ निर्मित मैदान है, प्राचीन जलोढ़ निर्मित
मैदान है। यह ऊंचा भाग है, यह जो है यह ऊंचा भाग है, यह ऊंचा भाग है, ठीक है, यह ऊंचा भाग है। हरित क्रांति जो है यहीं से शुरुआत, इसकी हरित क्रांति की शुरुआत यहीं से हुई थी। हरित क्रांति इसी क्षेत्र से हुई थी। हरित क्रांति इसी क्षेत्र से हुई थी, ठीक है, हुई थी। पंजाब हरियाणा जो इसमें जो कुछ क्षेत्र आते हैं उसमें ये पंजाब भी है, हमारा हरियाणा भी है, ठीक है, हरियाणा भी है, पूर्वी राजस्थान भी है, पूर्वी राजस्थान है, ठीक है। तो ये कुछ जो हिस्से हैं वो बांगर के क्षेत्र में पड़ते हैं, बांगर के क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं खादर वाले हिस्से में। अब हम लोग खादर वाला हिस्सा देख लेते हैं। यह जो है खादर वाला जो हिस्सा है यह नदियों का नवीनतम मैदान है, ठीक है, यह नवीन जलोढ़ निर्मित मैदान है, ठीक है। खादर, ठीक है, इसमें हम लोग देख लेते हैं कि यह नवीन जलोढ़ निर्मित मैदान है, यह नवीन जलोढ़ निर्मित मैदान है, नवीन जलोढ़ निर्मित मैदान है, ठीक है। ये पॉइंट, और यह सबसे, यह कृषि के लिए काफी उपयोगी है, 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 लेकिन संसाधनों की कमी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर संसाधनों की कमी है, संसाधनों की कमी है, संसाधनों की कमी है, ठीक है, संसाधनों की कमी है। तो पूर्वी यूपी, बिहार, असम, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, ये जो क्षेत्र हैं ये इसी क्षेत्र में, खादर वाले क्षेत्र में आते हैं। उत्तरी पश्चिम बंगाल जो है, पश्चिम बंगाल का कुछ हिस्सा भी आता है, पश्चिम बंगाल का भी हिस्सा आता है। तो जो पश्चिम बंगाल का जो हिस्सा आता है वो उत्तर वाला पश्चिम बंगाल का हिस्सा आता है, में खादर वाला हिस्सा आता है, ठीक है। ये बाढ़ वाला इलाका है, ठीक है, यह बाढ़ वाला क्षेत्र है, यह कम ऊंचा प्रदेश है, यह कम ऊंचा प्रदेश है, कम ऊंचा प्रदेश है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने उत्तर भारत का विशाल मैदान में देखा है। आज हम लोग अपने क्लास को यहीं पर रखते हैं, आगे फिर हम लोग देखेंगे, ठीक है, आगे क्लास में हम लोग देखेंगे। तो ये सारी चीजें हमने उत्तर भारत का विशाल मैदान में देखा है, ठीक है। भौतिक विभाजन की दृष्टि से हम लोगों ने दो चीजें कंप्लीट कर ली हैं, एक हिमालयी क्षेत्र नॉर्दर्न माउंटेन, और दूसरा जो है उत्तर भारत का विशाल मैदान नॉर्दर्न प्लेन, ठीक है। आगे की क्लास में हम लोग देखेंगे। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन यहीं से मिलेंगे। हमारा फिजिक्स का भी क्लास चल रहा है, आप वहां से भी हमारे फिजिक्स क्लास को देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद एंड हैव अ नाइस डे।